हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नो नॉनसेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मित्रों, सीए फाइनल में आपको एक पेपर है, पेपर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें पार्ट 1 है जीएसटी। तो जीएसटी के लिए एक्सप्लेनर वीडियोस हम लोग आपके लिए फ्रेशली रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो एक्सप्लेनर वीडियोस है ये आपको मई सितंबर 2026 और जनवरी 2027 एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स। यानी आज जिस डेट में ये वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस आर अपडेटेड वीडियोस। लेकिन जब तक आपकी एग्ज़ाम आएगी तो हो सकता है इनमें से कुछ वीडियोस में, कुछ प्रोविजंस में आपकी अमेंडमेंट्स होगी, तो आपको वो अमेंडमेंट्स के साथ थोड़ा सा उन अमेंडमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हमने सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है। चैप्टर नंबर 1 है आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। अब इस वीडियो में हम लोग कौन सा डिस्कशन करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको पहले ब्लूप्रिंट बता देता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का वीडियो 3 है। इसमें हम लोगों ने रिलेवेंट डेफिनेशंस वाला पोर्शन शुरू किया है। अब ये स्पेसिफिक वीडियो में, दैट मीन्स वीडियो नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 102 डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। उसके साथ यानी इस डेफिनेशन में ही आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है टू रिमूव योर डाउट्स। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन प्लस इस डेफिनेशन का ही स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन, ये दोनों बातें हम पढ़ेंगे और फिर हम इस कंप्लीट सेगमेंट को डिकोड करेंगे और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कोर मीनिंग ऑफ सर्विसेज। क्या होता है कोर मीनिंग ऑफ सर्विसेज? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। यानी जो भी चीज़ गुड्स, मनी या सिक्योरिटीज इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई नहीं होती उसे कहा जाता है सर्विसेज अंडर द जीएसटी रेजिम। ठीक है, अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉइंट नंबर ए में हम पढ़ेंगे एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन ऑफ मनी, यानी मनी को सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा गया है उसके बारे में जानकारी। एक्सक्लूजन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा गया है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इंक्लूजन, यानी सबसे पहले आप देखो सेम पैटर्न है जो गुड्स की डेफिनेशन का पैटर्न था, कोर मीनिंग ऑफ गुड्स, उसके बाद में गुड्स में क्या चीज़ है एक्सक्लूडेड है, गुड्स में क्या चीज़ है इंक्लूडेड है। सेम पैटर्न आपको सर्विसेज की डेफिनेशन का मिलेगा। आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कोर मीनिंग ऑफ सर्विसेज, फिर उसके बाद हमारा आएगा कोर मीनिंग आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सक्लूजन्स, यानी सर्विसेज की डेफिनेशन से कौन सी चीज़ों को बाहर रखा गया है, और फिर हम पढ़ेंगे इंक्लूजन्स, यानी सर्विसेज की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो जीएसटी रेजिम में गुड्स की डेफिनेशन और सर्विसेज की डेफिनेशन का ये कॉमन स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूजन क्या क्या है? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज और कन्वर्शन ऑफ मनी, यानी जो फॉरेक्स की सर्विसेज होती है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, उसको इंक्लूड किया गया है। इस स्टेटमेंट का स्कोप क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, और सीए फाइनल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने लायक है वो क्या है। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इस स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन भी इसी डेफिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। उस डेफिनेशन का फर्दर एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अब ये जो सिक्योरिटीज होती है इसमें क्या क्या होता है आपका? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज सर्विसेज से बाहर है, लेकिन इन सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की सर्विसेज यानी फैसिलिटी अगर आपको कोई प्रोवाइड करता है और बदले में कंसिडरेशन चार्ज करता है, यानी पैसे चार्ज करता है, तो ऐसे चीजों को, इस प्रकार की सर्विस को जीएसटी के अंडर सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, उसमें जीएसटी अप्लाई होगा। तो क्या क्या देखेंगे हम लोग? पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन देने का पर्पस क्या था। उसके बाद में ये जो सर्विस यहाँ पर बताई गई है उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। कौन से एग्जाम्पल्स है आपके आंखों के सामने? ब्रोकरेज सर्विसेज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। और ये जो स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन है इसका जीएसटी इंप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। दैट मीन्स ये एक प्रकार की आपकी समरी है। उसके बाद में ये भी एक समरी टेबल है जिसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेटिंग स्कोप ऑफ सर्विसेज, एंड एट द एंड हम
पूरी की पूरी डेफिनेशन का जो डिस्कशन है उसका एक क्रिस्टल क्लियर कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, अब हम आते हैं हमारे डेफिनेशन के ऊपर। सर्विसेज की डेफिनेशन आपको कहाँ पे मिलेगी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये स्टडी मटेरियल सबके पास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जिनके पास ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है उन लोगों को ICAI का मॉड्यूल ओपन करना है, पेज नंबर 1.3 से लेकर 1.8 तक आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। और इस यहाँ पर जो मैंने फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है आपके लिए, आपको मॉड्यूल में क्या चीज़ें मिलेगी? मॉड्यूल में आपको केवल स्टैट्यूटरी डेफिनेशन मिलेगी, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इतना पोर्शन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैंने ड्राफ्ट किया है आप लोगों को स्पेसिफिकली इन डेफिनेशंस को समझाने के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, वो केवल अवेलेबल है मेरे स्टडी मटेरियल में। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 102 सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। Services means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged. इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स यानी टू फर्दर क्लैरिफाई, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। अब डेफिनेशन का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले कोर मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक्सक्लूजन पढ़ेंगे, डेफिनेशन से क्या चीज़ें बाहर रखी गई है, फिर हम पढ़ेंगे इंक्लूजन, डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई है। वही बातें आपको लाइन वाइज डेफिनेशन में मिलेगी। सबसे पहले उन्होंने हमें कोर मीनिंग बता दिया, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी जो भी चीज़ें गुड्स, मनी या सिक्योरिटीज में क्लासीफाई नहीं होगी उन्हें GST पर्पजेस के लिए हम सर्विसेज में क्लासीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कोर मीनिंग पहले लाइन में पता चल गया। सर्विसेज की डेफिनेशन में से 3 चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, कौन सी? गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। बट इंक्लूड्स, सर्विसेज के डेफिनेशन में कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है? ये पहली बात है आपके लिए, और ये दूसरी, यानी 2 चीजों को इंक्लूड किया गया है। पहली फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज और दूसरी फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, यानी जो ब्रोकरेज सर्विसेज होती है वो वाली। तो 3 चीजें एक्सक्लूड की गई है और 2 चीजें इंक्लूड की गई है, ठीक है। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर आपका सर्विसेज की डेफिनेशन का है। अब हम लोग आते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज। The definition of services under GST is comprehensive and inclusive. GST regime में जो डेफिनेशन दी है सर्विसेज की उसका नेचर कैसा है? वो एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन है एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंटेंडेड टू कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाईज दैट आर नॉट गुड्स। यानी GST रेजिम का स्कोप हमें जितना वाइड रख सकते हैं हमने उतना वाइड रखने की कोशिश की है और उस हिसाब से सर्विसेज की डेफिनेशन को ड्राफ्टिंग किया हुआ है। GST subsumes multiple earlier indirect taxes such as service tax, excise duty and VAT. Hence, the term services is now defined broadly to avoid classification disputes. ठीक है, पुराने समय में क्या होता था? डिस्प्यूट होते थे, किससे रिलेटेड? भाई साहब ये जो ट्रांजैक्शन है ये सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है या सेल परचेस है। अगर सर्विस होगा तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट बोलता था हमारा रेवेन्यू है, मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्साइज वाले बोलते थे हमारा रेवेन्यू है, और सेल परचेस है तो वैट वाले बोलते थे भाई साहब ये तो हमारा रेवेन्यू है। तो इस प्रकार से डिस्प्यूट्स होते थे। तो इन डिस्प्यूट्स को पूरी तरीके से हटा के सिंगल इवेंट यहाँ पर दिया गया है जो होता है आपका सप्लाई अंडर GST। इन इसेंस यानी इन टोटल दोनों सेंटेंसेस का इसेंस जिस्ट क्या है? एवरीथिंग दैट इज नॉट गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज इज ट्रीटेड एज सर्विस अंडर GST। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सारी चीजें जो गुड्स, मनी या सिक्योरिटीज नहीं है उनको हम GST के पर्पसेस के लिए सर्विसेज मान के उस पर GST के प्रोविजंस लगा सकते हैं। लेकिन ये एकदम सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। सर्विस है या नहीं और कौन सा रेट लगेगा, किस तरीके का ट्रांजैक्शन का टैक्सेशन होगा, वो सारा का सारा केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होगा। आपको एक्चुअल प्रोविजन अप्लाई करनी पड़ेगी और उस हिसाब से फिर आपका टैक्सेशन डिसाइड होगा। ठीक है,
दूसरा पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए, कोर मीनिंग ऑफ सर्विसेज अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। एनीथिंग यानी इस दुनिया में जितनी भी बातें हैं उनमें से गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के जो भी है, एनीथिंग, इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर ए, anything other than goods. Since GST law divides the universe of taxable supplies into goods and services, this clause ensures that every supply which is not movable property, that is not goods, automatically falls under services. एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके एग्जाम्पल्स क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमें पता है कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वही केवल गुड्स की डेफिनेशन में आती है, तो गुड्स की डेफिनेशन से इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप जीएसटी नहीं लगा सकते। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप भाड़े से देते हो और बदले में आप कंसिडरेशन चार्ज करते हो, दैट इज रेंट चार्ज करते हो, तो ऐसे प्रकार के ट्रांजैक्शंस को सर्विसेज में क्लासिफाई किया जाएगा और उस पर प्रॉपर जीएसटी की प्रोविजन अप्लाई करके टैक्सेशन फाइनलाइज किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, लीगल, कंसल्टेंसी, ऑडिट और टीचिंग सर्विसेज, जिसके लिए फी या कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में फी या कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, बदले में पैसा नहीं लिया जाता है, प्रॉफिट या कॉस्ट वसूल नहीं की जाती है, तो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगा सकते। तो कंसिडरेशन मैंडेटरी पॉइंट है आपका। रेस्टोरेंट और होटल सर्विसेज, यानी जहाँ पे हम अकोमोडेशन यानी रुकते हैं होटल में, रूम रेंट पर लेते हैं, उसके बाद में वहाँ पे खाना खाते हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सर्विसेज जो होटल एंड रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, इट इज एन इनटेंजिबल सप्लाई, और ऐसे प्रकार के ट्रांजैक्शन को सर्विसेज में क्लासिफाई किया जाता है। अब यही सॉफ्टवेयर अगर आप किसी सीडी में खरीदोगे, किसी डीवीडी में खरीदोगे, किसी पेन ड्राइव में खरीदोगे, किसी हार्ड डिस्क में खरीदोगे या फ्लॉपी डिस्क में खरीदोगे, मतलब क्या है, अगर यही सेम सॉफ्टवेयर आप किसी फिजिकल मीडियम से खरीदोगे तो उसको गुड्स माना जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल मीडियम है, उसे गुड्स माना जाएगा। और अगर सेम सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हो तो ऐसे डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई किया जाता है इंटेंजिबल सप्लाई में, और उसे सर्विसेज की कैटेगरी में पुट करके टैक्सेशन किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तब आप ये बेसिक डिस्टिंक्शन ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एनीथिंग अदर देन गुड्स और उसके एग्जांपल्स। अब हम आते हैं एक्सक्लूजन ऑफ मनी। मनी को सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर क्यों रखा गया है? सेम लॉजिक है जिस वजह से मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, सेम लॉजिक, सेम रैशनल यहां पे है। मनी इंक्लूड्स इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। ये हमने डिटेल में गुड्स की डेफिनेशन में भी देखा था। उसके पीछे का रैशनल क्या है, इस एक्सक्लूजन का रैशनल क्या है? Transactions purely involving transfer of use of money without consideration for a service are not supplies। जहां पर भी कंसिडरेशन नहीं है, ऐसे चीजों को आप सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं मान सकते, और इसी वजह से उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग सकता। सिंपल रैशनल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ मनी। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखो, डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक और विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम इज नॉट अ सर्विस, क्योंकि इसके लिए कोई बैंक हमसे पैसा चार्ज नहीं करता है, पर ट्रांजैक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखोगे, वैसे देखोगे तो बैंक वाले क्या करते हैं, एनुअल फी चार्ज करते हैं फॉर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम से, तो एनुअल फी वो चार्ज करते हैं, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जाता। तो इस वजह से प्योर यूज ऑफ मनी जो है उसमें हम कोई जीएसटी अप्लाई नहीं करते, उसको जीएसटी की डेफिनेशन से, सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। हाउएवर, अब इंक्लूड क्या किया गया है, मनी को, डायरेक्ट मनी को तो, यानी प्योर मनी जो है, जो कैश होता है, जो बैंक में होता है, उसको तो बाहर रखा गया है, लेकिन यूज ऑफ मनी वाले जो सर्विसेज है, जिसके लिए सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, उसको सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो इन दो पॉइंट्स में आपको समझेगा। The definition expressly includes activities relating to the use or conversion of money where separate consideration is charged। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज। आप क्या करते हो, किसी एजेंट के पास, फॉरेक्स डीलर के पास जाते हो, उसे कहते हो भाई साहब ये इंडियन रुपीस पकड़ो और यूएस डॉलर मुझे दो, लेकिन वो ये सर्विस फ्री में तो नहीं देगा आपको। वो क्या करेगा, पहले तो आपने कितना कैश दिया वो देखेगा, फिर वो देखेगा कि उस दिन का करंट
यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है, फिर आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करेगा, टोटल वैल्यू में से अपना कमीशन काट कर बचा हुआ पैसा आपको प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेक्स डीलर ने आपको यूएस डॉलर इंडियन रुपीस के बदले यूएस डॉलर देने के लिए एक सर्टन कंसिडरेशन चार्ज किया जिसे आप कहते हो कमीशन। तो ऐसी जो सर्विसेज है जिसमें मनी तो इन्वॉल्व है लेकिन उसके बदले में एक कमीशन चार्ज हो रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को सर्विसेज मान के हम जीएसटी अप्लाई करते हैं। मनी ट्रांसफर सर्विस है, जैसे कि मनी ऑर्डर होता है, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर होता है, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, तो इनके लिए बैंक्स कमीशन चार्ज करते हैं। Where service charges are applied, these activities are taxable services because consideration is charged for the conversion or use of money. Next point, एक्सक्लूजन ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे मनी को बाहर रखा गया वैसे डायरेक्ट सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको जब किसी स्टॉक एक्सचेंज पे आप खरीदते या बेचते हो तो इनके सेल परचेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म, अगर कोई एजेंट आपको सर्विस दे रहा है तो बदले में कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है तो उस कमीशन या ब्रोकरेज पर जीएसटी अप्लाई होगा, लेकिन जो सेल परचेस की वैल्यू होती है उस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको यहां पर पता चलेगा। सिक्योरिटीज हैव द सेम मीनिंग एज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। मतलब सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, ऐसे नेचर के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब सिक्योरिटीज को सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर रखने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, वो होता है बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एक बेसिक डिफरेंस है, उसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, नॉट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टैक्स या गुड्स और सर्विसेज रेजिम। ठीक है, जीएसटी रेजिम के बारे में लिए उसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, नॉट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। हेंस सच ट्रांजैक्शंस आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज अंडर जीएसटी एंड आर आउटसाइड इट्स परव्यू। लेकिन जो सेल और परचेस ऑफ सिक्योरिटीज होता है उस पर आपको इनकम टैक्स अप्लाई हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये चीजें अप्लाई होंगी, लेकिन जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, अब हमने क्या देख लिया, कोर मीनिंग देख लिया इसका। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज देख लिया, कोर मीनिंग ऑफ सर्विसेज देख लिया, जीएसटी में से कौन सी चीजों को बाहर रखा गया है वो देख लिया। अब हम क्या देखेंगे भाई साहब, जीएसटी में कौन सी सर्विसेज को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज और कन्वर्शन ऑफ मनी, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल देखे थे ना, फॉरेक्स डीलर वाला, करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज, तो ये सिमिलर एक्सप्लेनेशन यहां पर है। स्कोप, activities such as money exchange, foreign currency conversion and denomination change are covered if separate consideration is charged। अगर इन ट्रांजैक्शंस में भी सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जाता तो इसे सर्विसेज हम नहीं मानेंगे। बेसिक चीज, बेसिक प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। इस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स क्या है, अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर चार्जेस ₹200 एज सर्विस फी for converting USD to INR, it is a taxable service. A bank charges ₹50 for transferring funds internationally. This is also a taxable service. A simple withdrawal or deposit of money without any fee, यानी without any consideration, is not a service. अब हमारे CA फाइनल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो क्या है, द चार्जिंग of consideration is the key determinant of taxability in money related activities। यानी जहां पर भी मनी या सिक्योरिटीज की बात आएगी तो आपको यह देखना है कि वो ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज किया गया है या नहीं किया गया है। ये डिसाइड करेगा कि उन ट्रांजैक्शंस की टैक्सेबिलिटी जीएसटी रेजिम में किस तरीके से फाइनलाइज होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब उस स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में यानी सर्विसेज की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, कोर डेफिनेशन थी और डेफिनेशन को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए एक स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन था। उस एक्सप्लेनेशन का डिटेल मीनिंग अभी हम समझते हैं। एक्सप्लेनेशन, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। पॉइंट नंबर ए, पर्पस ऑफ द एक्सप्लेनेशन, वो स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन क्यों दिया गया।
टू रिमूव एम्बिग्यूटी, यानी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एंड अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, यानी अलग अलग लोग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होता है। इस वजह से क्या होता है, एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है विद इन द असेसिंग ऑफिसर एंड असेसी। अब ये डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। The legislature clarified that while trading in securities is not a service, facilitating or helping or arranging such transaction is a service if separate consideration is charged. Point number B, अब एग्जाम्पल देखो, जो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में जो ट्रांजैक्शन बताया गया है उसके एग्जाम्पल्स क्या है। पहला है ब्रोकरेज सर्विस, अ स्टॉक ब्रोकर चार्जिंग कमीशन ऑन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स के सेल एंड परचेस वैल्यू पे आपको नहीं दे रहा है, वो भाई बोलेगा कि भाई साहब ये जो ट्रांजैक्शन का फैसिलिटेशन मैंने किया उस पर मेरा ये सर्टेन परसेंटेज है, उतना मैं कमीशन लूंगा, इस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा, आपके शेयर्स के सेल एंड परचेस वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज, प्रोवाइडिंग डीमैट अकाउंट मैनेजमेंट एंड transaction processing, investment advisory, advising clients on security purchases for a fee। अगर ये टाइप के ट्रांजैक्शन है विथ इन रिलेशन टू मनी एंड सिक्योरिटीज तो उन्हें जीएसटी में माना जाएगा। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। तो अगर ये तीन प्रकार की या इससे अलग भी हट के कोई सर्विसेज है जो इस प्रकार का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करती है और बदले में कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज करती है, तो वो कमीशन एंड ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी अप्लाई होने वाला है। अब इस ट्रांजैक्शन का जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होता है वो देखो। ऑल्दो सिक्योरिटीज देमसेल्व्स आर एक्सक्लूडेड, यानी जो शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स होते हैं वो सिक्योरिटीज देमसेल्व्स आर एक्सक्लूडेड, एंसिलरी और फैसिलिटेटिव एक्टिविटीज अट्रैक्ट जीएसटी। मेन चीज को बाहर रखा गया है लेकिन इससे रिलेटेड जो एंसिलरी और फैसिलिटेटिव एक्टिविटीज होती है वो जीएसटी अट्रैक्ट करती है, एज दे आर सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। कैरेक्टरिस्टिक यहां पर है कॉलम नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में है एक्सप्लेनेशन। इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विसेज कैसी होती है, इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विसेज कैनॉट बी फिजिकली टच्ड और possessed, they are experienced or consumed, involves performance or activity. A service usually involves doing something for another person, example audit, consultancy, repair. Supply for consideration. For taxability there must be consideration except in cases covered under schedule 1, that is deemed supplies। अब ये deemed supplies क्या होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ने ही वाले, यहाँ पर बस आपको ओवरव्यू दिया गया है कि ऐसे भी सर्टन ट्रांजैक्शंस है जहाँ पर कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी हम ये मानते हैं कि वो सप्लाई है और उस पर टैक्सेशन लगाएंगे, ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है डीम्ड सप्लाईज। इंस्टेंट और कंटिन्यूअस सप्लाई, सर्विसेज may be rendered instantly और continuously। इंस्टेंट सर्विसेज यानी क्या, ऑनलाइन बुकिंग, और कंटिन्यूअस सर्विसेज मतलब क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ये सारे के सारे सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जीएसटी के अंदर मिलने चाहिए, तब जाके वो सर्विस में क्लासीफाई होती है। एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेटिंग स्कोप ऑफ सर्विसेज, कॉलम नंबर 1 इज सिचुएशन और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है वो कॉलम नंबर 2 में है। Chartered accountant providing audit service for a fee, supply of services. Renting of commercial property, supply of services. Conversion of USD to INR by forex dealer for a fee, supply of services. Bank deposits and withdrawal without fee, यानी consideration नहीं है, it is not a supply. Buying or selling of shares, not a supply, securities excluded. Stock broker charging brokerage for securities trading, it is a taxable सप्लाई ऑफ सर्विस। अब जो हमने सर्विसेज की डेफिनेशन का कंप्लीट डिस्कशन किया है उसका कंक्लूजन। अंडर जीएसटी सर्विसेज इज अ रेसिड्यूअरी एंड वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट, यानी गुड्स को पहले हमने डिफाइन कर लिया और बची हुई जो भी चीजें गुड्स में नहीं आती है, गुड्स मनी या सिक्योरिटीज नहीं है, उसको हमने सबको डंप कर दिया सर्विसेज में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रेसिड्यूअरी एंड वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट।
encompassing all supplies other than goods, money, and securities. It specifically includes activities related to the use or conversion of money when consideration is charged and facilitating or arranging transactions in securities. This broad and inclusive definition ensures that no commercial or economic activity escapes taxation merely due to form or nomenclature, making GST a truly comprehensive tax on all supplies of goods and services. तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्कशन फुलफिल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 102 डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो भी नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी होगी उसकी हम डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीए फाइनल की तैयारी करते रहिए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। यही आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सीए फाइनल के बाद ही आपकी असली जिंदगी शुरू होगी, पैसे कमाना चालू होगा, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।